सीखना है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स सी, एक ही ग्राफ बनेगा, सबके लिए लैंग्वेज ही सेम चलने वाली है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। लैंग्वेज सबके लिए हमने एक ही रखी थी और उसके बाद इक्वेशंस ड्राइव करी थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए, हमको जो इक्वेशंस निकालनी है, हम जानते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। फर्स्ट वाली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस हम लोगों को ड्राइव करनी है। ये v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अगेन। तो हमारे पास कौन सा ग्राफ बनना चाहिए बताइए, जिसमें दो दो वेलोसिटी शो हो, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, एक बॉडी का हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करा है। अब आप समझेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो यहाँ से भी स्टार्ट होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पहले ऐसा गया फिर ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा सोचते नहीं है ना। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि कौन सा वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको लेना है। देखिए, मैं जब प्रूफ करूँगा फर्स्ट इक्वेशन तो उसका मतलब होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा, ठीक है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था, ग्राफ ऐसे चलेगा कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और वेलोसिटी चेंज भी होनी चाहिए, और यहाँ पे u तभी आएगा जब u ज़ीरो नहीं होगा, यानी हमको u को इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो नहीं रखना है, तो ये वाला ग्राफ चलेगा। यानी वेलोसिटी जब हमने देखना स्टार्ट करा तो कुछ थी और उसके बाद यूनिफॉर्मली बढ़ती चली गई, क्योंकि हम इक्वेशन कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। तो फिर स्ट्रेट लाइन से हमको वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट समझना था कि ग्राफ इन तीनों में से ऐसा ही क्यों बनेगा। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आते हैं अपने टू द पॉइंट जो हमको समझना है। तो देखो, कुछ हमको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। तो हमने बोला कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हुज इनिशियल वेलोसिटी इज u, यही सिंबल यूज़ करते हैं। एट पॉइंट ए, देखो ये रहा टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। एट पॉइंट ए पॉइंट में हम दिखा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ब्लू से करा है ना। बाकी सब कुछ ब्लैक से है, ये पोर्शन और ये पोर्शन ब्लू से है। तो बेसिकली ग्राफ यही है ग्राफ। तो ये शो कर रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी स्टार्टिंग में उसकी कुछ वेलोसिटी है जो कि मैंने भी आपको समझाया। तो ये शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी इज u एट पॉइंट a एंड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम a टू b, और फिर a से b तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो गई। बेसिकली कहूँ तो इंक्रीज हो गई। यूनिफॉर्म लिखा है इससे स्ट्रेट लाइन बनी है, आई बात समझ में। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होता तो हम कर्व बनाते, लेकिन हम तो इक्वेशन किसके लिए ड्राइव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लगा, a टू b इन टाइम t। तो ये टाइम इंटरवल है, देखिए ये पूरा t के बराबर है, a से b तक जाने में चेंज होने का टाइम t है। एंड आफ्टर टाइम t, और इस टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, फाइनल वेलोसिटी। ये इस पॉइंट तक पहुँचते इसकी कितनी हो गई v, दिख रहा है, ये दिखा रखा हमने v है ये पूरा, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है ना। तो लिख लेते हैं टू डिराइव, क्या ड्राइव कर रहे हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। इसमें भी अब छोटी छोटी चीज़ें हमको टेक्निक याद रखनी है, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को क्या करना है ना। देखो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस ग्राफ को देखते हुए करता जाना है। देखो यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताइए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u किसके बराबर है, ग्राफ से देख के बताइए, OA के बराबर, OA। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये भी ग्राफ से बताएंगे। फाइनल वेलोसिटी v ये किसके बराबर है, देखिए CB के बराबर है कि नहीं,
है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब आपको जानते हैं कि v इक्वल्स टू, अच्छा यही अगर मैं एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर रहा होता तो मैंने क्या टेक्निक आपको बताई थी, बताइए। आपको बताया था बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये याद रखना था। यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे हमको बस ग्राफ से देख लेना है। देखो ये जो v है CB, ये किसके इक्वल है, OE के। किसके इक्वल है, OE के। आ रही है कहानी समझ में, OE के इक्वल है। और OE की जगह मैं लिख सकता हूँ OA प्लस AE। कहानी आ रही है समझ में, OA प्लस AE, और फिर OA की जगह U आ जाएगा, AE की जगह कुछ निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो इसको तोड़ लेते हैं। बट फ्रॉम ग्राफ, ये भी बताएंगे ग्राफ से हमारे हाथ क्या लगता है। बट फ्रॉम ग्राफ देखिए CB इज इक्वल्स टू कितना है, CD प्लस BD, है कि नहीं। और इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए, CD की जगह मैं चाहूँ तो OA लिख सकता हूँ, है ना। आपको दिख रहा होगा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है, तो CD की जगह OA भी लिखा जा सकता है। अच्छा CD लिख के मैं कुछ कर भी नहीं सकता, CD तो कुछ है नहीं, मुझे तो U लाना है। याद है मुझे कि U लेके आना है, तो U आ जाएगा इसकी जगह। और प्लस BD को भी देखेंगे कि BD को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि BD को अगर मैं इधर देखूँ तो इधर भी कुछ नहीं मिलने वाला है ना, ना U ना A ना T, इस तरीके से। सो कितना हो जाएगा देखो, U प्लस BD, और CB की जगह V इज इक्वल्स टू U प्लस BD। अब इतना सेंस तो हमको आ ही गया होगा, क्या सेंस, कि V इक्वल्स टू U प्लस 80 आना चाहिए। तो इसको मतलब BD की जगह कहीं से 80 लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, हाँ जी लाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे आएगा, देखो बहुत सिंपल सा है। नाउ स्लोप, किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप इस वाली लाइन का, यही तो है टेढ़ी, है ना। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू, आपको सिखाया था BD अपॉन AD, बताया था ना, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। सो BD इक्वल्स टू, चलो यहीं पे कर लेते हैं। सो AB इज इक्वल्स टू BD, तो हमको निकालना है। अच्छा AB क्या था, AB तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ, अच्छा नहीं, स्लोप निकाल रहे हैं ना, हाँ। अच्छा स्लोप ऑफ AB देखो ये कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसका स्लोप क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ AB को हम एक्सेलरेशन A से डिनोट कर लेते हैं, और BD अपॉन AD देखो कितना है, ये रहा AD किसके इक्वल है, OC यानी टाइम T के इक्वल है ना। तो BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो A इंटू T। कहानी आई समझ में। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, BD की जगह ये वैल्यू यूज़ करूँगा, आ जाएगा देखो V इक्वल्स टू U प्लस CT, है ना। सो V इज इक्वल्स टू U प्लस BD की जगह हमने रख दिया AT, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई। देखो कितना आसान था, है कि नहीं। कुछ नहीं करना, बस V को देखते हुए चलना है। और स्लोप जो हमने सीखा था, ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, और ये हमने पढ़ लिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, बताइए, शाबाश। एक्सेलरेशन, तो उसका हमने यूज़ करा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई। ठीक है, आया समझ में। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करनी है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। समझते हैं S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको कहा था इसी को यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हम लोग कई बार जनरली बोल देते हैं, बोला था ना, आपको बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही समझते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है ना। अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जा नहीं रही। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वेलोसिटी की चेंज होने की, तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। बट इस तरफ तो ग्राफ मूव नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ही जाना है ना। या चलो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल से ही जाना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंडर VT ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंडर VT ग्राफ किस तरीके से दिया जाता है। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दो फिजिकल क्वांटिटी किसी ग्राफ से रिलेटेड होती है, एक स्लोप VT ग्राफ का स्लोप यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन निकाल के देता है, और एरिया में दोनों डायमेंशन यानी V इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट बना करके देता है ना। सो क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ लिख सकते हैं ना। अब देखो ग्राफ
कैसा है उसका शेप पे डिपेंड करता है। OABC ये है, तो यही लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ OABC। भाई इतना तो हमको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, VT ग्राफ का एरिया, है ना, VT ग्राफ में जो भी शेप बना है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल सा है, आप इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर चल रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो दो अलग अलग फिगर्स में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो देखो ये OADC हमको क्या दिखाई देगा बताइए, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल दिखाई देगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, साथ में पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल है, साथ में पैरेलल भी है, और ये वाला एंगल एटलीस्ट 90 है, क्योंकि एक्सिस की डेफिनेशन ये बोलती है आपस में 90 होने चाहिए। तो एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक रेक्टेंगल है। सो OACD इज अ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए कितना है, OADC, देखा ना, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर ट्राइंगल बचा ABD। अब कुछ नहीं है, इसका एरिया निकालेंगे, वैल्यू यूज़ करेंगे, आंसर आएगा। अब एरिया कैसे निकालना है, तो भैया एरिया तो मैथमेटिक्स के तरीके से निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ, है ना, साइड इंटू साइड, OA इंटू OC। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा OA इंटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये सारी परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90 होगा, हाफ बेस, बेस की जगह लिख देते हैं AD इंटू हाइट BD की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। थोड़ा सा और कर लेते हैं, OA की जगह U मल्टीप्लाइड बाई T, देखो OC कितना है, T के बराबर है, पहले भी हमने निकाला, प्लस हाफ ऑफ बेस AD OC के इक्वल है ना। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OC इंटू BD किसके इक्वल है, अभी निकाला था, शाबाश बताओ, हाँ बताओ, U इंटू T, पहली इक्वेशन में निकाल चुके हैं, U T के बराबर है ना, V इक्वल्स टू AT के बराबर है, पहली इक्वेशन में हम डिराइव कर चुके हैं, AT स्लोप से हमने निकाला था, तो वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ OC की जगह अब लगा लीजिए आप T मल्टीप्लाई बाई T मल्टीप्लाइड बाई AT। सो हो गया हमारा UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अच्छा क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट करा जाता है S से, है ना। सो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई ड्राइव। देखो कितना आसान था ना। फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम फिगर से V को देखते हुए चलना है, उसको U के टर्म में एडिशन की सम में लिख लेना है। सेकंड इक्वेशन चीख के बोल रही है कि S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकालिए, इसका मतलब S मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने एरिया कैलकुलेट करा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एरिया किस तरीके से निकालना है, फिगर को डिडक्ट करके एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा बात है थर्ड इक्वेशन पे, लास्ट V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S, और इसमें भी हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ही जाना है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस, इसमें आपको ध्यान रखना है जाना डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ही है। ट्रेवल्ड इज गिवन बाय एरिया ऑफ अपना वही OABC। अच्छा अब की बार क्या करना है कि इस OABC को पूरा का पूरा एक साथ ले लेना है। पूरा का पूरा एक साथ लेने का मतलब है कि ये शेप देखो कैसा है, दो पैरेलल साइड है और एक पेयर नॉन पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल साइड एक पेयर नॉन पैरेलल, तो इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बस ये छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको ध्यान रखना है, नाम इसका लिख लेते हैं OABC। अब आप बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कहाँ है पैरेलल साइड? ये दोनों है, देखो OA प्लस CB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? AD। और अच्छे से लिखते हैं हाफ OA की जगह कितना देखो OA कितना U प्लस CB V और AD कहाँ है? देखो ये रहा, AD की जगह हम OC चढ़ा सकते हैं, OC
यानी कितना हो गया, हाफ u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, अब फिर से हमको ध्यान आया कि यहाँ पे तो कहीं t होता ही नहीं है, होता है क्या, नहीं होता। तो t की वैल्यू का क्या करेंगे, t की वैल्यू कहाँ से ढूंढ के लाएं, और साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी थी कि इसमें a को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हमने पहले भी एल्जेब्रिक मेथड में भी यूज़ करा था फर्स्ट इक्वेशन से। तो सिंस v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t, होता है कि नहीं होता, फर्स्ट इक्वेशन से हमने पढ़ा था। तो t की जगह इसका यूज़ यहाँ पे कर लेंगे। सो दिस विल बी हाफ v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू होल ओवर a। ठीक है, अब देखो ये तो बन गई आइडेंटिटी। इस तरफ s चल रहा है, हमको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, तो एरिया निकालने में क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल। सो ये इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2as, और ये आइडेंटिटी v प्लस यू v माइनस यू, तो दिस विल बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो v स्क्वायर, इसको इधर फेंक दो, इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, 2 मल्टीप्लाइड बाई as। ठीक है, ये ड्राइव हो गई थर्ड इक्वेशन। तो ये और भी आसान था, है ना। बस इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एरिया कैसे निकालते हैं और स्लोप किस तरीके से कवर करा जाता है। आया समझ में, आया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड और सेकंड, तो अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप समझ जाना कि एल्जेब्रिक मेथड से निकालनी है, जो नॉर्मल हम डेफिनेशन से जाते हैं। और अगर उसने लिखा है बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको इसी तरीके से पूरा करना पड़ेगा। यानी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जो स्टार्टिंग में हमने लिखी, और उसके बाद जो भी इक्वेशन निकालनी है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा चीज़ हमको और समझना है, तो उसके लिए पहले कुछ चीज़ आप देख लीजिए। देखिए, कोई बंदा इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट करा, इधर भागा, फिर उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ली। अब स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर उसने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ली, स्पीड अभी भी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में वो अपने इनिशियल पॉइंट तक आ गया, स्पीड अभी भी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं, बताइए। अच्छा, इसकी स्पीड कैसी है? अगर मैं स्पीड को कंसिडर करके बोलूँ तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ ठीक है सर, स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड थी। इसकी वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं? वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी पूरे मोशन के, पूरे कंप्लीट जो उसने राउंड लिया है उसके अलाउंग, या फिर नॉन यूनिफॉर्म, ये आपको बताना है। शाबाश, हिट द फ्लूक, तुक्का मारिए, कोशिश कीजिए। देखिए, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, पहले ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा था, इधर थी इसकी वेलोसिटी, है ना, ऐसे बना लेता हूँ मैं। फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कैसी वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा, है ना, चेंजिंग वेलोसिटी। अच्छा, अगर किसी की वेलोसिटी चेंज होती है तो मोशन कैसा होता है, बताइए, शाबाश। एक्सेलरेटेड होता है या नहीं होता है ना, होता है, हाँ ठीक है। तो ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ओवरऑल में देखो तो एक्सेलरेटेड मोशन है, और यहाँ से यहाँ तक पूछो तो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, सेम डायरेक्शन में चल रहा था। तो यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहाँ से यहाँ जीरो, यहाँ से यहाँ जीरो, यहाँ से यहाँ जीरो, बट ओवरऑल एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन तो हुआ इसमें, क्योंकि वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज हो रही है। कैसे निकालेंगे वो तो आप हायर क्लास में सीख पाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन ही सॉल्व करना आता है, इस डायरेक्शन का पॉजिटिव तो इधर का नेगेटिव, ये वाला नहीं अभी आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो हमको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था, और 4 पॉइंट्स पे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ से मान लें कि इस डायरेक्शन में चेंज हुई, तो फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। ये क्या था? स्क्वायर, तो 4 पॉइंट पे हुआ। अब एक काम करते हैं, हेक्सागन ले लेते हैं। सो एक और ट्राई करते हैं कि कोई इस तरह से मोशन कर रहा है, इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर,
है ना। हेक्सागन हमने बनाया, तो यहाँ से इससे चलना स्टार्ट करा, पहले इधर दौड़ा, फिर इस पॉइंट पे आके इधर मूव करा, फिर इस पॉइंट पे आके इधर मूव करा, फिर इस पॉइंट पे आके इस तरफ मूव करने लगा, फिर इस पॉइंट पे आके इधर मूव करने लगा, फिर इस पॉइंट पे आके इधर मूव करने लगा, है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था, ए से बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे, फिर ई पे और फिर एफ पे। एक रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, 6 पॉइंट्स पर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हुई ना। सेम वेलोसिटी से मान लो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई, तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चाहे उसकी स्पीड सेम है या फिर यूं कहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, उसके बावजूद भी ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी आता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ओके। एक और पॉइंट पे चेक करते हैं, एक और बना लेते हैं। ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब क्या बना, कितने पॉइंट देखो, ऑक्टागन। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, 1, यहाँ पे चेंज करा, 2, यहाँ पे चेंज करा, 3, यहाँ पे चेंज करा, 4 बार यहाँ पे चेंज करा, 5वीं बार चेंज करा, 6वीं बार यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे सॉरी 7वीं बार, और यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज करा 8वीं बार। तो ऑक्टागन आया तो उसने 8 पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली। देखो धीरे 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 शेप कैसा हो रहा है, घूमता जा रहा है ना, घूमता जा रहा है। अब उस पे आते हैं जो हमने पहले से पढ़ा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। देखो अब, और अगर मैं इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाऊँ तो ये कुछ 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 ऐसा बनने लग जाएगा, यानी ये परफेक्ट एक सर्किल के शेप में आ जाएगा, है ना। और सर्किल क्या होगा, इनडेफिनिट पॉइंट्स का कलेक्शन। ये देखो बहुत सारे पॉइंट है सर्किल के ऊपर, ये हमने डेफिनेशन में मैथ्स में ही पढ़ा है ना, कि सर्किल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनडेफिनिट पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं सारे के सारे पॉइंट, है ना। तो अब यहाँ देखो जरा, इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक को मैं जूम करके बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। तो पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इसने वेलोसिटी चेंज करी और ये इस डायरेक्शन में आने लग गया। कहानी आ रही है, समझ में आ रही है। तो हमको क्या दिखा, देखो जितने पॉइंट्स में सर्किल के बीच में बनाऊंगा उतनी बार इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता चला जाएगा, है ना। और कितने पॉइंट्स हैं इसमें, आंसर है इनडेफिनिट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं सर्किल में, इनडेफिनिट पॉइंट्स, है ना, सॉरी इन्फिनाइट पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स। तो इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल के अलाउंग किसी सर्कुलर ट्रैक में, किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चाहे स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आई कहानी, एक्सेलरेटेड मोशन। और स्पीड नहीं चेंज हो रही है, इसलिए आप इसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कहता है कि साहब मैं तो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा हूँ और मेरी स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकंड, मैंने अपनी स्पीड ही चेंज नहीं करी। वो आपको इस बात पे फोकस करवाएगा कि मैंने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, मैं हर एक पॉइंट पे मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से, और आपसे पूछेगा कि बताओ मेरा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप समझेंगे इस बात को कि ठीक है आपने स्पीड चेंज नहीं करी बट वेलोसिटी तो आपकी चेंज होती गई, हर एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती गई। और कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, ये भी सीख लेते हैं। फिर ये भी सीख लेते हैं ना कि सर आप बहुत देर से बोल रहे हो कि डायरेक्शन चेंज होती है, तो जरा दिखा तो डायरेक्शन कहाँ आती है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ये कोई पार्टिकल है और ये सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है मान लीजिए, और मैंने जब उसको ऑब्जर्व करा तो वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे एक, फिर मैंने उसे देखा तो वो इस पॉइंट पे है बी, और एक मैंने देखा तो पॉइंट सी पे है, और एक और चलो ऑब्जर्व कर लेंगे पॉइंट डी पे। और किसी ने पूछा कि भाई आप कह रहे हो कि इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो जरा इन पॉइंट्स पर उसकी डायरेक्शन बता दो। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं टेंजेंट। टेंजेंट वर्ड आपके लिए नया हो सकता है,
समझा देता हूँ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ टच करते हुए निकलती है। तो सर्किल के पॉइंट ए पे उसकी डायरेक्शन देखने के लिए मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूँ जो इसे टच करते हुए जाएगी, तो ये रही डायरेक्शन। डी पॉइंट पे चेक करना है तो टेंजेंट मार दीजिए, ये रही डायरेक्शन। बी पॉइंट पे चेक करना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये रही डायरेक्शन। और सी पॉइंट पे चेक करना है तो टच करती हुई एक लाइन बना दीजिए, ये रही डायरेक्शन। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर डायरेक्शन इस तरफ के लिए कि उस तरफ के लिए, तो डिपेंड करता है मोशन कैसा है। अगर मान लीजिए वो बी टू सी ऐसे जा रहा है, बी टू सी, सी टू ए टू डी, डी टू बी, तो डायरेक्शन इधर ही होगी, तो ये रही डायरेक्शन। इस पॉइंट पे ये रही क्योंकि इधर जाएगा, फिर इस पॉइंट पे ये रही, इस पॉइंट पे ये रही डायरेक्शन, है ना। तो अभी तो देखो मैंने 4 पॉइंट लिए, बहुत दूर दूर लिए, और 4 अलग अलग डायरेक्शन मुझे वेलोसिटी की मिलने लगी। तो जितने पॉइंट लूँगा उतने में उतनी डायरेक्शन मिलेंगी। आई बात समझ में। तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यूनिफॉर्म हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि 10 मीटर पर सेकंड से मैं चल रहा हूँ, उसने स्पीड अपनी नहीं बदली है ना, मैग्नीट्यूड नहीं बदला वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने इसे कहा। और ये था क्या, देखो ये था क्या, इसका नाम बड़ा सिंपल सा है, दूसरा नाम इसका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और क्योंकि वो मुझे पहले ही ये बात बता रहा है कि मैं फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड से चला हूँ, तो इसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमको एक चीज़ समझ में आई कि हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। देख लो भाई, इस बात को समझ लो, हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यही तो समझाया मैंने इतनी देर से। आया कि नहीं समझ में, आया ना। तो बस यही हमको मेन एक पॉइंट था जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में सीखना था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी कुछ सही तरीके से डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। समझाने वाली जो चीज़ थी मैं आपको समझा चुका हूँ, और फिर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, फिर आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो आई हैव रिटन द इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कुलर मोशन, लाइक लेट्स सी फर्स्ट सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन बोल देंगे कि कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। सीधी जाएगी तो स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। पॉइंट हमने एक लिखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजेस कंटिन्यूसली, जो मैंने अभी आपको समझाया। सेकंड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हमारा टॉपिक ही था, क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ, बस इन छोटे से वर्ड्स में पिरो रहे हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफरेंस क्या आया, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे हमने उसकी स्पीड के बारे में कोई बात नहीं करी, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है, दोनों एक ही बात है, तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। ठीक है, आगे एक और इन्फॉर्मेशन जो नोट की फॉर्म में लिखा है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड इवन दो द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 10 मीटर पर सेकंड से ही वो पूरे सर्कल में घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन एवरी पॉइंट पे चेंज हो रही है, जो कि हम टेंजेंट डाल करके निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज आ रहा है, तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह दिया जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ओके। तो एक सवाल सुनो, हमको पूछा जाएगा कि ऑल द सर्कुलर मोशंस आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा पूछा जाएगा ऑल द सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेस्ट आंसर कौन सा है, सेकंड वाला, यानी ऑल द सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म होने के लिए हमको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या स्पीड कांस्टेंट होने की कोई जानकारी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके बाद बुक में इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स उसने दिए हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है अराउंड द अर्थ, तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एन एथलीट और साइकिलिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द टिप ऑफ सेकंड हैंड्स ऑफ अ वॉच एग्जिबिट्स सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आपने एक बार देख लेने। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। इसके बाद स्पीड कैसे कैलकुलेट करें सर्कुलर मोशन की, तो छोटा सा टॉपिक है, मैं यहीं पे साइड में थोड़ा सा समझा लेता हूँ। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और हम स्पीड निकालने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो ये यहीं तो मूव करेगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस, यानी 2πr डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे, 2πr डिवाइडेड बाय t।
ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं निकाल सकते हम। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है, निकाल सकते हैं, बट फिर डायरेक्शन टू द इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट हमको लिखना पड़ेगा, वो हमारे सिलेबस में भी आएगा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्पीड यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट स्पीड है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और वापस ए पे आ जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना, करेक्ट आंसर 0। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी, 2πr, है ना। और नेट एक्सेलरेशन कितना इस जर्नी के पूरे ड्यूरेशन में, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस पॉइंट पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ओके। सो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ के रिगार्डिंग और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए आराम से।